नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। वक्फ अधिनियम को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दिया बड़ा बयान, तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी विपक्षी और राहुल गांधी की भी खोल दी पोल, जहां देश भर में लगातार विपक्षी पार्टी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा वक्फ बोर्ड के विरोध में किए जा रहे हैं धरना प्रदर्शन। और कहा जा रहा है कि मोदी सरकार कर रही है मुसलमानों की जमीन छीनने का प्रयास और इसी के साथ तानाशाही की जा रही है। पर इसी बीच देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी डिबेट के दौरान, एक टीवी शो के दौरान सीधे तौर पर कह दिया है कि इस बार का जो सदन चल रहा है और इसी सदन में पेश किया जाएगा वक्फ अधिनियम और इस पर चर्चा भी होगी। इस विधेयक को लेकर 2024 से लगातार चर्चा चली जा रही है और इसी दौरान अमित शाह ने यह भी कहा है कि इस विधेयक को संसदीय समिति के पास 2024 में भेजा गया है और आज 4 अप्रैल को समाप्त होने वाले बजट सत्र में अब कुछ ही दिन बचे हैं और इन्हीं दिनों के दौरान यानी कि इन्हीं दिनों में पेश किया जाएगा वक्फ अधिनियम। यानी कि विपक्ष के लिए बड़ा झटका दे दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने और केंद्र सरकार अब वक्फ बोर्ड अधिनियम को बिल्कुल भी लेकर पीछे हटने के मूड में नहीं है। आज जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों का कहना है कि धरना प्रदर्शन करेंगे, रोडों पर निकलेंगे, शाहीन बाग बना देंगे, तो शायद सरकार इस विधेयक को वापस ले लेगी। पर अमित शाह ने जो बयान दिया है उससे सीधे तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि सरकार इस समय पर किसी से डरने वाली नहीं है और जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, यहां पर भी माहौल बनाने वाले विपक्ष पर सीधा हमला किया गया है अमित शाह के द्वारा। गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे तौर पर कहा है कि हम इसी सत्र में संसद में वक्फ अधिनियम पेश करेंगे। प्रस्तावित कानून से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। विपक्ष मुसलमानों को गुमराह कर रहा है, मुसलमानों के किसी भी अधिकार पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा। विपक्ष सिर्फ झूठ पर झूठ बोल रहा है। मैं आपको बता दूं, हमने वक्फ अधिनियम को संविधान के दायरे में रखा है, जबकि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए कानून को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। सीधा राहुल गांधी और कांग्रेस के ऊपर भी यहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा हमला बोला है। देखिए, एक तरफ तो गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि वो अब इस बिल को लाने जा रहे हैं, सरकार पीछे नहीं हटेगी। पर अब अमित शाह के बयान को लेकर कांग्रेस के नेताओं की बौखलाहट सामने आने लगी है और अमित शाह के बयान पर अब कांग्रेस के नेता तारिक अनवर का बयान सामने आया है। तारिक अनवर का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार मनमानी कर रही है और ये रवैया तानाशाही का है। सुनिए तारिक अनवर का ये बयान। हर धर्मी से कोई सरकार नहीं चलती है, कोई शासन नहीं चलता है। हमेशा लोकतंत्र का तकाजा ये है कि हर वर्ग को विश्वास में लिया जाता है और ख़ास तौर पर जिनके लिए कोई फैसला लिया जा रहा हो या कानून बनाया जा रहा हो, उनको ज़रूर साथ लेने की कोशिश होती है। लेकिन ये सरकार विचित्र है, अपनी मनमानी करती है, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे अल्पसंख्यकों का मामला हो, चाहे मजदूरों का मामला हो, कोई मामला ले लीजिए। अब तक जो हम लोग देख रहे हैं उसमें जो जिनके बारे में फैसले लिए जाते हैं, स्टेक होल्डर जिसको हम कहते हैं, स्टेक होल्डर को कभी विश्वास में लेने की सरकार ने कभी कोशिश नहीं की और एक तानाशाही रवैया अपनाया। देखिए, कांग्रेस ही नहीं बल्कि इसके अलावा तमाम राजनीतिक पार्टियां आज वक्फ बोर्ड पर अपना मुद्दा भुनाने की कोशिश कर रही हैं और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा भी देश के कई जगहों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पहले दिल्ली में किया गया, उसके बाद बिहार में किया गया और आज विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़कों पर हजारों की भीड़ मुस्लिमों की बैठी हुई है और उनका यही कहना है कि सरकार हमारी जमीन को लेने जा रही है। और इसी बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो महिलाएं आज धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंची हैं, उनकी भी आप राय सुनिए कि आज वो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर कह रही हैं कि 2014 के बाद मुस्लिम समुदाय पर सबसे ज्यादा ज्यादती की जा रही है। यहाँ देखिए कि आज हम जो है विजयवाड़ा में जो जमा हुए हैं वो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ धरने के लिए जमा हुए हैं।
आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की जो आज़ादी हुई है, आज़ादी के बाद से आज तक जो है माइनॉरिटीज़ में जो है मुस्लिम ही एक ऐसी माइनॉरिटी है जिनको बिल्कुल ही जो है सोशली, इकोनॉमिकली, तमाम चीज़ों में जो है मार्जिनलाइज कर दिया गया है। आप गवर्नमेंट बॉडीज में देखिए, इनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है, सिफर के बराबर जो इनकी नुमाइंदगी है। लेकिन 2014 के बाद से तो जो है मुसलमानों पे जुल्म की इंतहा हो गई है। और ये वक्फ तरमीमी बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है, ये सबसे बड़ा हमला आज़ादी के बाद से लेके आज तक है। और ये जो है आप देखेंगे कि मोदी जी हमारे जो हैं, जो औरतों की हमदर्दी के नाम पर, यानी मीडिया को इस्तेमाल करते हुए जो है ये बता रहे हैं कि औरतों की हमदर्दी के लिए जो ये लॉज लाए जा रहे हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, जिसमें आप देखेंगे कि वो लॉ लाने के बाद से मुसलमानों की हालत और बदतर हो गई है। और इसमें भी ये बताया जा रहा है कि हम मुसलमान औरतों के लिए जो है लाया जा रहा है। जब ये लॉस को, जब आप ये अमेंडमेंट्स को जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो वक्फ प्रॉपर्टी बचेगी नहीं। इसमें मसाजिद, मदारिस, खबरस्तानें, हमारे ईदगाहें, दरगाहें, खानखाहें, कोई एक ऐसी चीज जो है हमारी महफूज नहीं रहेगी। तमाम के तमाम एक ही झटके में जो है इसको ले लिया जाएगा। और ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमको जो राइट्स दिए गए हैं, चाहे वो आर्टिकल 15 होने दीजिए, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, 26, आर्टिकल 30, इसमें ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरी तरह से हमको गारंटी देता है कि हम अपने मजहब पर चल सकते हैं। मोदी जी जो है ये कहते हैं कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वक्फ का जिक्र कहाँ है। मोदी जी को हम बताना चाहेंगे कि आर्टिकल 25 जो है हमारा, वो हमारे लिए मुकम्मल आज़ादी देता है कि आप जिस अकीदे पे चाहे चलें, जिस अकीदे को चाहे प्रैक्टिस करना चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जिस अकीदे को आप प्रोपोगेट करना चाहे कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए मुकम्मल आज़ादी है। लेकिन ये बिल जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, और सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तो इस तरह से जो है हम जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता, हम अपने बरादरान वतन के साथ, सिख भाइयों के साथ, ईसाइयों के साथ, हमारे दलित और आदिवासियों के साथ हम पूरी तरह जो है अपनी स्ट्रगल को जारी रखेंगे जब तक कि ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल वापस नहीं हो जाता। देखिए आज किस तरीके से विपक्ष लगातार मुस्लिम लोगों के पास जाकर ये कह रहा है कि हर कानून आपके विरोध में आ रहा है, और इसीलिए आज अगर हम एक प्रोटेस्टों की बात करें, जिनकी तस्वीर आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों का यही कहना है कि चाहे फिर ये वक्फ बोर्ड अधिनियम हो या फिर इससे पहले लाया गया 3 तलाक और तमाम जो कानून लेकर आई है सरकार, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के विरोध के लिए है, क्योंकि सरकार इन लोगों पर सबसे ज्यादा जाति कर रही है। और वही देखिए, अब एक तरफ तो भ्रम फैलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता यासिर जिलानी ने भी विपक्ष पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, और यहां पर ओवैसी भी सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों में से एक हैं, जो कि मुस्लिम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और मैं अमित शाह के बयान से पूरी तरीके से सहमत हूं, किससे, क्योंकि इससे दबे कुचड़े पिछड़े मुसलमानों को मिलेगा उनका हक। सुनिए यासिर जिलानी का ये बयान। कि एक तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की जो राजनीतिक है, धमकाने की, सौहार्द बिगाड़ने की, उसी कड़ी में ये एक अगली कड़ी है। वो धमका रहे हैं, वो धमका रहे हैं एक झूठ के आधार पे। वक्फ बोर्ड के संशोधन, वक्फ बोर्ड के बिल में संशोधन होना, उसको संशोधित करना कैसे शरिया पे हमला है, ये असदुद्दीन ओवैसी समझा दें। भारत के मुसलमानों को कब तक आप गुमराही के रास्ते पे रखेंगे सिर्फ वोट बैंक के खातिर। कल भारत के मुसलमानों ने करारा तमाचा मारा है जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इन जैसे नेताओं ने ऐलान किया कि जुमे की नमाज पे काली पट्टी बांधे। क्यों बांधे काली पट्टी? कल अलविदा जुमा था, जो रमज़ान के पाक महीने का सबसे आखिरी जुमा होता है, खुशियों का दिन होता है। उस दिन आपने काली पट्टी पहना के गम का मुजाहरा किया। ये कौन सा इस्लाम कहता है? ये असदुद्दीन ओवैसी बताएं। और चंद्राबाबू नायडू, नीतीश कुमार के ऊपर इस तरह का प्रेशर डालने से पहले, धमकाने से पहले, अपने यहाँ
वक्फ को लेके एक बारी चर्चा तो करें। देखो, मैं लगातार वक्फ बोर्ड को लेके और मैं वक्फ को शुरू से फॉलो करता हूं, तमाम उसकी जानकारियों को रखता हूं और अब जो संशोधित होके बिल आ रहा है उसको भी, उसके स्वरूप और प्रारूप को थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं। ये गरीब मुसलमानों के बेहतरी के लिए सरकार लेके आ रही है। अमित शाह जी ने जो बात कही है उसका मैं स्वागत करता हूं और मैं भारत के मुसलमानों से ये अपील करता हूं कि इस संशोधित बिल को आने दीजिए। ये आपके भविष्य का बिल है, ये आपके कल का बिल है, ये आपके आने वाले बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करेगा सही माने में। वक्फ क्या है ये आने वाले वक्त में मुसलमान को समझ में आएगा, अभी तक तो वक्फ में को समझा ही नहीं। देखिए, लगातार एक पक्ष यानी कि बीजेपी के तमाम नेता हैं और भी जो मुस्लिम नेता हैं या कानून को जानने वाले लोग हैं वो भी इस अधिनियम को लेकर बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि लोगों को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस समय पर 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा सीएए कानून लाया गया उस समय पर भी इसी तरीके से भीड़ को रोडों पर बिठाया गया था, जबकि सीएए का देश में रहने वाले मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं था। वहीं यहाँ पर अगर बात राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह की जाए तो देखिए, इसी टीवी डिबेट के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला और उन्होंने ये तक कहा कि राहुल गांधी को शायद मालूम नहीं है कि पार्लियामेंट में उन बोलने के नियम होते हैं। बजट पर चर्चा हुई, उन्हें 42% का समय दे गया, लेकिन उनको तय करना है कि वो किस मुद्दे पर बोलना चाहते हैं और इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी अपना समय बर्बाद करती है। जब भी संसद में गंभीर चर्चा हो रही होती है तब राहुल गांधी वियतनाम में होते हैं, जब वो लौटे हैं तो वो अपनी मनमर्जी से बोलने की जिद करते हैं। ये संसद है, ना कि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी का दफ्तर। यहाँ पर कुछ नियम कानून है और इन्हीं के हिसाब से राहुल गांधी को बोलना भी पड़ेगा। ये तो खैर टीवी डिबेट्स के दौरान तमाम बातें और हमला राहुल गांधी के ऊपर बोला गया है। आपके लिए बता दें कि कल भी पार्लियामेंट में गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के ऊपर हमला बोलते हुए ये तक कह दिया था कि राहुल गांधी जब से इंडिया अलायंस के नेता बने हैं तब से वो सरकार का डेटा खंगालने की बजाय एनजीओस का डेटा लेकर आते हैं और कभी कभी तो एनजीओस की स्पीच को भी पार्लियामेंट में दे देते हैं। और इसी दौरान तमाम जो नेता हैं वो हंसने भी लगे और राहुल गांधी चुपचाप खड़े देख रहे थे गृह मंत्री का मुंह। चलिए दिखाते हैं आपको ये तमाम तस्वीरें और ये वीडियो कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को ये तमाम बातें कही। इंडिया अलायंस के नेता जब से राहुल गांधी बने हैं, सरकार के अधिकृत डेटा की जगह वो एनजीओ का ही डेटा खंगालते हैं। कई बार तो भाषण भी एनजीओ का दिया हुआ करते थे। दिल्ली के चुनाव से मैं मौन रहा कि देश का सुरक्षा का प्रश्न है, तू मैं नहीं करना चाहिएगा। आज मौका भी है, दस्तूर भी है। इन्होंने सवाल उठाया, मैं बिल भी ये लेकर आया हूं, इसलिए मैंने देश की जनता को सत्य बताया है। ये 450 किलोमीटर जो आपकी कृपा से खुली रही है, वहीं से घुसपैठ है, वहीं नागरिक बनते हैं, वहीं आधार कार्ड बनाया जाता है और देश भर में फैल जाते हैं। मान्यवर, एक सदस्य ने मुद्दा उठाया कि पासपोर्ट रैंकिंग में 50वां नंबर है। मान्यवर, ऐसा कोई सरकारी सर्वे नहीं है, एक निजी एनजीओ ने सर्वे कर दिया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, इंडिया अलायंस के नेता जब से राहुल गांधी बने हैं, सरकार के अधिकृत डेटा की जगह वो एनजीओ का ही डेटा खंगालते हैं। कई बार तो भाषण भी एनजीओ का दिया हुआ करते थे मान्यवर, और कई बार छापा बगैर का संविधान भी लहरा देते हैं। मुझे मालूम नहीं है क्या हुआ है इस देश को। आज जिस तरीके से विपक्ष एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश देश में कर रहा है, पर इस बार सरकार मजबूती से खड़ी हुई है और उनका कहना है कि इनसे इस बात से किसी को भी खतरा नहीं है। अगर ये कानून पास होता है तो इससे लोगों का उनका अधिकार ही मिलेगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर काफी चीजें ऐसी सामने आई जहां पर दिल्ली से लेकर तमाम राज्यों में वक्फ बोर्ड ने प्राइम
लोकेशंस पर भी अपनी संपत्ति यानी कि अपनी संपत्ति उसे घोषित कर दिया और इन्हीं तमाम चीजों के चलते सरकार ने ये वक्फ बोर्ड में अधिनियम यानी कि अधिनियम जो वक्फ बोर्ड है, ये जो कानून ये पहले से वक्फ बोर्ड है यहां पर अधिनियम लेकर आई है और सरकार ने ये चेंजेस किए हैं, जिस पर आज विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा है। खैर, गृह मंत्री अमित शाह का जिस तरीके से स्टैंड है और केंद्र सरकार डटी हुई है, इस पर आपकी क्या राय है? आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।